afternoon to one and all present here. Our next discussion is going to be about Samkalin Hindi Sahitya, meaning contemporary Hindi literature. It reflects the diverse tapestry of modern India. It reflects the diverse tapestry of modern India, blending with traditional themes of contemporary issues that capture the essence of the nation. The art of writing is not a piece of cake. यह शब्दों का जादू है जो विचारों को जीवंत कहानियों में रूपांतरित तरीके से और दिलों पर स्याही प्रभाव छोड़ जाते हैं. It is not easy to write a book that becomes the best seller, क्योंकि ये वो वाणी है जो हर जगह सुनी जाती है और जो हर दिल में एक खास स्थान बनाती है. I welcome the speakers for this session on the stage. I welcome Dr. Heera Lal, an IAS officer and a special secretary in the Irrigation and Water Resources Department, serving in the government of Uttar Pradesh, Lucknow. He has written a book, Dynamic DM, on his life and work with Kumud Verma. Our next speaker is Dr. Sagar. He is a lyricist and has written songs for more than 20 movies, which are sung by famous Bollywood singers such as Arijit Singh, Shreya Ghosal, Udit Narayan, etc. He has also worked with famous Bollywood directors. The third speaker for the session would be Mr. Shirish Khare. He is a journalist and an author who has written books like Umid Ki Pathshala. As a writer and journalist, he has traveled to the interior parts of 14 states of the country. The next speaker is Preeti Agyat. She is the founder and editor of the Hindi web magazine Hastakshar and the co-founder of Karma Bhumi Ahmedabad. She has been honored with several prestigious awards for her writing, blogging, and tremendous social work. This session would be moderated by Ranjana Yadav. She is a radio presenter at All India Radio Akashvani, Kanpur, Uttar Pradesh. She is also a theatre artist and writer and an anchor who organizes workshops for budding writers to develop their writing and presenting skills. Over to you, Ranjana ma'am. नमस्कार. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत. बात करेंगे हिंदी साहित्य की, समकालीन हिंदी साहित्य और सर्वश्रेष्ठ लेखन कैसे किया जाए, सर्वश्रेष्ठ बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखन कैसे किया जाए. आर्ट ऑफ राइटिंग टू सेलिंग बेस्ट सेलिंग बुक्स. आप सभी से परिचित हो चुके हैं, मुझे लगता है इसके लिए भूमिका देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे सीधे सवालों पर आ जाते हैं. मैं हीरा लाल जी से एक सवाल करना चाहती हूँ. बात जब हिंदी साहित्य की आती है सर, और सेलिंग की अगर आती है, तो कहीं ना कहीं हम अन्य भाषाओं की तुलना में पिछड़ जाते हैं. और बात अगर हम इंग्लिश की करें तो ये दायरा बहुत लंबा हो जाता है. तो क्या कारण है, हिंदी बोलने में हम बहुत आगे हैं लेकिन किताबों की संख्या में पीछे क्यों रह जाते हैं? देखिए, मैं ये आवाज़ हमारी देखिए, मैं सुबह बैठा था तो मैं कोट लिखता हूँ, कोट. तो उसके गुरु हैं उमा शंकर जी. मैं लखनऊ कोट लिख के इनको भेजता हूँ, ये इस पर संशोधन हम लोग संशोधन करके तब उसको भेजते हैं. तो सुबह मेरे दिमाग में ये कोट आया और कल से मैं लर्निंग मोड में हूँ. मुझे थकान था लेकिन इन्होंने कहा आप सुबह आ जाइए, तो मैंने कहा मैं चलूँगा तो सीखूँगा. बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ. मैं बहुत मैं भले ही मोबाइल देखता होता लेकिन मेरा ध्यान कान पे रहता है. तो सुबह हमने ये कंक्लूजन ये निकाला, ये जो हुआ कि हर आदमी एक राइटर है और हर आदमी एक जर्नलिस्ट है. आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? आप ताली तो बजा दिए, कारण पता नहीं है. यही हमारे देश की विडंबना है, बिना पता हो ना हो ताली बजाते रहो. क्या मेरे बात को ध्यान से सुनिए कि हर आदमी राइटर है और हर आदमी जर्नलिस्ट है. जर्नलिस्ट
क्यों मैंने ये कहा राइटर, हम अगर वो एसएमएस लिखते हैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग, और बच्चा खराब है, बच्चा ये हो गया, जो भी लिखते हैं, लव लेटर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, भले ही लिखने का तरीका एसएमएस हो गया है 40 वर्ड वाला, तो हम सभी लोग राइटर हैं, एक बात। हाँ सर सहमत हूँ, कई बार तुकबंदियाँ भी लगा देते हैं हम लोग मैसेज में ही। हाँ, दूसरी बात यह है कि हम सभी लोग जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का मतलब क्या है कि हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जर्नलिस्ट का क्या मतलब होता है? वो कम्युनिकेट करता है। तो हम आदमी सुबह से उठ के जब से पैदा हुआ, जब हम पैदा होते हैं तो माँ के पेट से हम निकलते हैं तो के रोते हैं, वो क्या है? वो एक कम्युनिकेशन है, फर्स्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हम सभी लोग कम्युनिकेशन, बस ये है वो इनफॉर्मल है, वो उसका कोई डिग्री नहीं है, और वो ये है। तो मेरा एक सेंटेंस सभी लोगों से मानना है कि सब लोग अपने आप को राइटर समझो और सब लोग अपने आप को जर्नलिस्ट समझिए और उसको ग्रो करने की कोशिश करिए। मेरा एक आपको, मैं बिना पढ़े लिखे राइटर बना रहा हूँ, बिना पढ़े लिखे जर्नलिस्ट बना रहा हूँ, उसके पीछे एक सोच है कि उसको कैसे और अच्छे जर्नलिस्ट बनिए और अच्छे राइटर बनिए। पढ़िए, कहाँ पढ़िए? गूगल पे बहुत कुछ है। एनीवे, जहाँ तक बात रही हिंदी की, देखो मैं कक्षा प्राइमरी में पढ़ा हूँ, कक्षा 6 में ABCD सीखा, तो मेरी इंग्लिश जो है बहुत कमज़ोर है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। और जब मैं कक्षा 6 में पढ़ा तो 12 तक वो हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी एक सब्जेक्ट था 12 तक, 6 से 12 तक। अब वो सब्जेक्ट में थोड़ी पढ़ के तुम खाली पास तो हो गए 100 नंबर में 60 नंबर 70, बोलना थोड़ी आ गया, बोलते ही नहीं थे। बीटेक में गए तो वो पढ़ने नहीं आए, लिखना नहीं आया, वो सब अंग्रेजी, बड़ी दिक्कत हुई। किसी तरह से बीटेक उटेक पास किया। अब जब वहाँ से लौट के आए, जब नौकरी करने लगे तो सब कुछ हिंदी, कभी अंग्रेजी से प्यार हुआ ही नहीं। जब एक बार अंग्रेजी पढ़ने गए, 1 साल अमेरिका 1 साल पढ़ने गए, तो वहाँ क्या था, वो कुछ लिखाते थे तो अमेरिका का अंग्रेजी और हमारी टुटैया पुटैया, हम कहते थे ही गो, क्या भूल गए थे। भले हम IAS थे या बहुत बड़े अधिकारी थे, लेकिन भूल गए थे, वास्ता नहीं था। तो वहाँ अंग्रेजी को संभालने के लिए एक चैम्बर बना था, सारे देश के लोग अपना प्रोजेक्ट वहाँ देते थे, टाइम अलाटमेंट लेते थे, और वहाँ करके अंग्रेजी वाला टीचर यहाँ कामा लगा दो, ये वर्ड बदल दो, करता था, ये होता था। देखिए, ये हीन भावना पनपाया गया है हमारे अंदर, क्या कि हिंदी कमज़ोर है, फलनवा कमज़ोर है और ये है। अब वो चीज़ बदल रही है। मैं आपको बताऊं, जिस अंग्रेजी को ग्लोबल लैंग्वेज और डॉलर और फलाना करके, अब आप, मेरा बेटा अमेरिका में, मैं रोज़ अमेरिका जानता हूँ, जितनी हालत अपनी यहाँ ख़राब है ना, इसका 3 गुना हालत उनकी भी ख़राब है। जितना हमारे लोग झूठ बोलते हैं, चाहे IAS हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, उतने झूठ वो भी बोलते हैं, ठीक है। अब चीज़ें रिवर्स हो रही हैं और अंग्रेजी का जो जलवा था, उसका जो नौजवानी और करेज था, वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है और हिंदी बढ़ रहा है। तो मैं हमेशा एक वक्त बात कहता हूँ, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपने भोजन पे, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने भोजन पे क्या करो? गुमान करो, प्राउड करो। क्या बात है। धोती पहनना चाहिए और नक्शेबाजी में टाई बांधे जा रहे हो, गले को कुत्ता बन गए, गले में कुत्ता टांग लिया, क्या ये नक्शेबाजी है? और इस नक्शेबाजी ने, इस दिखावेपन ने केवल हमारे जीवन को नुकसान किया, हमारे समाज को नुकसान किया, और इसी से मैं दूर हूं। किससे? नहीं, अगर मैं टाई बांधता हूं तो फिर गमछा लगा लेता हूं। देखो, टाई बांधे मैं देहाती जरूर बनूंगा। और मुझे इसीलिए वो सुबह पसंद आए थे, जो वो नाच गाने वाले वो थे, क्या नाम था उनका, वो जो एक्टर साहब, राजेंद्र गुप्ता। मुझे वो इसीलिए पसंद आए, मैंने उनसे जो क्वेश्चन छेड़ा था वो जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इंग्लिश से ही आदमी बड़ा नहीं हो सकता, हिंदी से भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि आपकी जो किताब आई है डायनामिक DM, ये दोनों भाषाओं में आई है? ये मेरी 3 भाषा में है और एक पहले है हिंदी में, इसीलिए हिंदी में पहले रखा, नहीं तो ये मेरी बात उलट जाती है ना। फिर उसको अंग्रेजी, और फिर जो है ये गुजरात वालों ने ज़बरदस्ती उसे गुजराती में भी करा दिया। थैंक यू। 3 भाषा में। सर, मेरा मानना है कि हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है कोई भी भाषा।
अंग्रेज़ी भी जो है हमारी प्रतिद्वंदी नहीं है, हमारी पड़ोस वाली चाची है और जिसका हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन बात अगर अपनी माँ की आती है तो मातृभाषा के साथ हम समझौता बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे साथ शिरीष खरे जी हैं, हिंदी में बड़ा अच्छा काम है इनका, पत्रकार हैं और 2 किताबें इन्होंने, क्योंकि बेस्ट सेलिंग की बात चल रही है तो 2 किताबें इनकी बहुत सारे संस्करण में आ चुकी हैं और दोनों ही बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। आपका लेखन हिंदी में है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि हम ये क्यों सोचते हैं, बेस्ट सेलिंग ज़रूरी क्यों है? क्या ये सोच कर लेखन करें? देखिए, ये बतौर पत्रकार हर चीज़ को समझना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेस्ट सेलिंग को समझता तो हूँ, लेकिन वो समझने के लिए फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो समझना इसलिए है कि अपना एक नया ट्रेंड स्थापित करना। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसका नकल कर रहे हैं। और साहित्य जो है वो बहुत मौलिक और भिन्न होता है। तो अगर हमें बहुत मौलिक और भिन्न लिखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ को समझें तो, लेकिन उसको फॉलो ना करें, बल्कि अपना कुछ नया दें। उदाहरण के लिए इन दिनों जो अगर बेस्ट सेलिंग की आप बहुत ज़्यादा मुआयना करेंगे तो 3-4 चीज़ें निकल के आती हैं। एक चीज़ तो निकल के आती है कि बेस्ट सेलर में जो ज़्यादा बिक रहे हैं वो मूलतः, आमतौर पर मूलतः लेखक नहीं होते, वो जैसे एक बहुत बड़ी ग्लैमर हो जाता है या चेहरा होता है, उसका अपना एक फॉलोअर होता है। श्री जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि बेस्ट सेलिंग ज़रूरी क्यों है? हम दिमाग में इस बात को क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा लेखन मौलिक होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं रचनात्मकता प्रभावित होती है जब हमारे दिमाग में बेस्ट सेलिंग की बात चल रही होती है। बेस्ट सेलिंग की जब बात करते हैं तो मूलतः जो बात होती है वो ये होती है कि बाज़ार के मानक चीज़ों को तय कर रहे होते हैं और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। और जैसे इन दिनों जो हो रही है, राइटिंग हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा तबका जिस तरह से थिएटर करता है और वो अभिनेता बनना चाहता है, ठीक उसी तरीके से बहुत लोग किताब लिख रहे हैं कि अपनी एक प्रोफाइल और आखिरी में वो एक कमर्शियल सिनेमा में जाएं। तो ये ट्रेंड भी अगर हम देखेंगे वैसे सेलिंग का, तो ये ट्रेंड भी समझ आता है। पर हमारे यहाँ जैसे प्रेमचंद हैं तो उनकी कहानियों पर फिल्में बनी हैं, या लेकिन उन्होंने जो लिखा वो ये सोच के नहीं लिखा कि उन्होंने फिल्म बनानी थी, बल्कि वो जो थे वो सामाजिक सरोकार से जुड़े थे। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, जब हम बेस्ट सेलिंग में जाते हैं तो हमारी जो चीज़ें होती बहुत कमर्शियल होने लगती, और इसमें हो सकता है बहुत एक तबका छूट जाए और मतलब बहुत सारी चीज़ें छूट जाए। तो जाहिर सी बात है कि सिनेमा एक अलग चीज़ है जो जैसा कि इन दिनों चल रहा है, और किताब लिखन एक अलग चीज़ है। और किताब लिखन जो है वो सिनेमा से थोड़ा अलग तरीके से है, क्योंकि सिनेमा में क्या है, हम सारी चीज़ों को कैमरे से देखते हैं, थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती, पर जो ग्रिप है, केवल लिख के जो ग्रिप बनानी और जो पाठक को जो पकड़ना है और भाषा से पकड़ना है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना होता है। तो 2 अलग विधाएँ हैं। लेकिन अभी जो कोशिश हो रही है वो कोशिश हो रही है कि एक मीडियम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है किताबें। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब लोकप्रियता के चक्कर में हम अपनी जो विधा है, मूल विधा है वो, और दूसरी चीज़ जो सामाजिक सरोकार है वो दोनों से डर लगता, क्योंकि कई बार कमर्शियल सिनेमा में हिंदुस्तान नहीं दिखता, असल हिंदुस्तान। तो कहीं ऐसा ना हो कि साहित्य से भी असल हिंदुस्तान छूट जाए। जी सागर साहब, आप एक लोकप्रिय गीतकार हैं और बड़े प्रसिद्ध गीत आपने लिखे हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्रिएटिविटी आने से पहले हमारे दिमाग में बेस्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आ जाता है? अगर आप बात किताबों की हो रही है, लेकिन चूँकि मैं गाने लिखता हूँ। सागर जी, किताबें और गीत दोनों लगभग एक ही माध्यम में आ जा रहे हैं, क्योंकि हम लेखन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जो बेस्ट सेलिंग की बात चल रही है, जैसा कि खरे साहब ने अभी बात रखी, बहुत अच्छे से उन्होंने यह बात बताई कि मानवीय सरोकारों से किस तरह से अगर हम बाज़ार की तरफ ज़्यादा झुकेंगे तो हम मानवीय सरोकारों से जुड़ नहीं पाएंगे, हम बाज़ार को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे फिल्मी गाने आज आ रहे हैं तो वो बीट को ध्यान में रख करके ज़्यादा म्यूज़िक का, इसीलिए कह रहे हैं ना कि आज शोर बहुत है, फिल्मी गानों में शोर बहुत ज़्यादा है, जो हम पीछे मुड़ कर देखते हैं
जो गाने एस.डी. बर्मन ने या नौशाद साहब ने और आर.डी. बर्मन के जो गाने हैं, जो धुनें हैं, तो उन धुनों को जो आज आप सब सुन रहे होंगे और आज के जो समकालीन जो फिल्मों के गाने आ रहे हैं, उन गीतों में लिरिक्स गायब है। निहायत बाज़ार हावी है और उस बाज़ार में पोइट्री के जो मतलब जो ख़ास तौर से जो मानवीय संवेदनाएं हैं, ख़ास तौर से जो सामाजिक सरोकार हैं, वो सारे के सारे इस समय कटे हुए हैं। बिल्कुल हम बाज़ार ओरिएंटेड हो गए हैं और बाज़ार को रख करके वो गाने को हिट करा दे रहे हैं, जिसमें म्यूज़िक का ज़्यादा से ज़्यादा शोर डाला जा रहा है। आप देखें तो अगर साहिर लुधियानवी की बात करें या शैलेंद्र की बात करें, मजरू सुल्तानपुरी की बात करें, तो साहिर साहब के यहाँ जिस तरह की हमें सामाजिक संवेदना दिखाई देती है, मानवीय संवेदनाएं जिस तरह से दिखाई देती हैं, मसलन तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, या औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया, जिस कोख में इनका जिस्म ढला उस कोख का कारोबार किया, जिस तन में उगे कोपल बनकर उस तन को जलीलो खार किया। तो आप देखिए कि फिल्मी गानों में जिस तरह की संवेदना को उकारा गया है, औरत को लेकर के जिस तरह की संवेदना फिल्मी गानों में मिलेंगे पहले, वैसे आपको हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य की कविताओं में भी नहीं मिल सकता है। जितनी संवेदना है, जितना समाज को लेकर के समझ और चेतना और क्रांति शैलेंद्र के गीतों में है या साहिर साहब के गीतों में है या मजरू शकील बदायूनी या कैफी आज़मी जानिसार अख्तर के गीतों में है, वो आप ढूंढेंगे तो आप किताबों में नहीं मिलेंगे, हिंदी साहित्य में ढूंढिए तो नहीं मिलेंगे। तो अब जैसे पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कराओ तो कोई बात बने, ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, ज़िंदगी बढ़ के छीनी जाती है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह पास आओ तो कोई बात बने, रंग और नस्ल ज़ात और मज़हब जो भी हो आदमी से कमतर है, इस हकीकत दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। तो इतनी संवेदनाएं फिल्मी गीतों में जो भरे गए हैं, और आज हम देख रहे हैं कि जो भी आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, चाहिए जितने भी गाने चल रहे हैं आज के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि निहायत ही आज के गाने हैं जिसमें पोइट्री नहीं है और बातें नहीं है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक सरोकारों से हमारे गीत कटते जा रहे हैं। तो हम एक गीतकार की हैसियत से तो हम यही चाहते हैं कि हम उन संवेदनाओं को, उन चिंताओं को मैं अपने गीतों में लेकर के आऊं, और बाज़ार का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो बहुत पैसे लगाता है और पैसे लगा करके करोड़ों रुपया लगा करके वो अपनी फिल्म बना रहा है और गाने बेच रहा है, उसको गाना बेचना भी है। तो जिस तरह का बाज़ार में डिमांड है, उसी बाज़ार को नज़र में रखते हुए हमको ये काम करना पड़ता है। और शायद इसी तरह से, और जिस तरह से बड़े बैनर से आई हुई फिल्में मार्केट में अपनी पहचान बना लेती हैं, उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है, चूँकि मैं किताबें नहीं लिखता और मॉडर्न अभी जो किताबें आ रही मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ ज़्यादा मसरूफियत की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़े प्रकाशन हैं, राजकमल प्रकाशन या वाणी प्रकाशन, चारों तरफ जो राइटर हैं आज के, उसी तरफ उनका झुकाव है कि मेरी किताब का प्रकाशन बड़ी जगह से हो जाए। जिस तरह से बड़े प्रोडक्शन से बड़ी फिल्में आ जाती हैं तो उनकी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, उसी तरह से बड़े प्रकाशन से किताबें आती हैं तो उनकी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। तो जो मैं अभी तक ये समझा हूँ, कुछ ऐसा ही समझा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों में इमोशन कम हो गया है और वो कॉमर्शियल ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल, वो संवेदनाएं कम हुई हैं। पहले तुम न मिले तो हम घबराए, मिले तो आँख छुपाए, हमें क्या हो गया। अगर आंखें छुपाना है, यहाँ लड़की या लड़का इनबॉक्स में हर लड़की 4 लड़के से और हर लड़का 4 लड़की से बातें कर रहा है, तो इनबॉक्स में आके बातें कर रहा है। तो अब संवेदनाओं का भी इस तरह से बाजारीकरण हुआ है। ये कलम, पहले कोई कलम गिफ्ट देता था तो उस कलम को हम संजो के रखते थे सीने से। अभी कलम आ गई, प्लास्टिक की, लिखो फेंको आता है और यूज़ करके फेंक दिया। तो उसका असर हमारी संवेदनाओं पे भी पड़ता है,
हम किसी कलम को संजो के नहीं रख पा रहे हैं आज के समय में। तो जिस तरह से हमारा समाज होगा, जिस तरह का जीवन होगा, उसी तरह के जीवन से हमारी संवेदनाओं का निर्माण होगा। तो हम उसी समाज की निर्मित होते जा रहे हैं। तो अब के समाज में और अब के समाज में साफ तौर पे बदलाव देखा जा सकता है। प्रीति जी, आपने इंटरनेट का बड़ा अच्छा उम्दा उपयोग किया है। हस्ताक्षर वेब सीरीज़ आप चला रही हैं, वेब पत्रिका है आपकी हस्ताक्षर नाम की। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सागर साहब ने कहा कि बाज़ारवाद जो है वो हमारे ऊपर हावी हो गया है कहीं ना कहीं, तो क्या कारण है? क्योंकि आप इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई हैं और सोशल मीडिया पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें रोज़ देखने को मिलती हैं, तो ऐसा क्या कारण, क्या वजह रही कि ये बाज़ारवाद जो है वो लेखन पर हावी हो गया है? देखिए, बाज़ारवाद हावी इसलिए हो गया है कि अभी आजकल के युवाओं में और सभी में जो भी अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, क्योंकि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और हर कोई फेमस होना चाहता है। फेमस होना बुरी बात नहीं है, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागना, सबको बहुत जल्दी फेमस होना है, मतलब हार्डवर्क करना है या ना करना है, लेकिन हमको सब जान जाएं, हम हर जगह हर मंचों पर दिखाई दें, उसकी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अभी लोगों के अंदर होने लग गई है। तो वो लिखते हैं और उसकी मार्केटिंग में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और अभी क्या हुआ है कि आप ठीक ठाक लिख रहे हो, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है तो आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पैसा डालिए, जितना भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से उसका वो करवा लीजिए, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि कंटेंट आपका ख़राब हो तो भी आप चल जाओगे, बिल्कुल नहीं चलोगे, लेकिन कंटेंट अगर ओके है और मार्केटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप एक पॉपुलर हो जाएंगे वहाँ पर। और अगर कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास में, आप लिख रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि मैंने तो अच्छा लिखा है तो अब तो लोग पढ़ने ही वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी आपको लोगों तक खुद पहुंचना पड़ता है। पहले आप लिखते थे, लोग पढ़ते थे, ढूंढ कर पढ़ते थे। हम उस ज़माने को भी जानते हैं जहाँ पर कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, किसी तरह की कोई मार्केटिंग नहीं थी, लेकिन उन लोगों को आप देखिए, उन लोगों का समय देखिए कि इतनी सदियाँ बीत जाने के बाद भी हम आज उस प्रेमचंद को याद करते हैं, उस निराला को याद करते हैं, उस पंत को याद करते हैं। सैकड़ों नाम हैं जिनके दोहे हम अभी तक पढ़ते हैं, तुलसी हैं, रसखान हैं, रहीम हैं, हम उन सबको याद करते हैं। आजकल क्विक रिजल्ट चाहिए, इधर हमने पैसा डाला और उधर से हमको वहाँ पर हमारे हिसाब से परिणाम मिल गए। तो युवाओं में ये है कि वो हर चीज़ में जाना चाहते हैं, हर चीज़ में हाथ आजमाना चाहते हैं और वो दिखना चाहते हैं हर जगह कि लोग उनको पहचानें। तो ये एक है, लेकिन इंटरनेट का फ़ायदा बहुत है। मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर से जब लिटरेचर की हम बात करते हैं, लिटरेचर के संदर्भ में ही कहूँगी मैं, क्योंकि हम समकालीन हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। साहित्य से हम क्या समझते हैं? साहित्य वो होता है जो कि जिसमें समाज का हित है। साहित्य वो होता है जो कि आप जिसको पढ़ते हैं आपके भीतर एक सोच विकसित हो और उसका जो अर्थ है वो शुद्ध हो। साहित्य के बाद यदि आपके मन में कोई विकार आ रहा है पढ़ने के बाद, या कोई किसी तरह की विकृति उत्पन्न हो रही है, तो डेफिनेटली वो साहित्य तो नहीं है जो आपके भीतर एक अच्छी सोच उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो कुछ भी, जैसे अभी सागर साहब ने अभी कुछ गानों का उदाहरण दिया, डेफिनेटली वो बहुत पॉपुलर हैं। एक दो गाने जो अभी आपने जो नई पीढ़ी वाले कहे थे उसकी बात कर रही हूँ। उनको पैसा मिल रहा है तो सारी चीज़ें जो हैं वो पैसे से जुड़ी हैं, आर्थिक उससे जुड़ी हैं, आर्थिक लाभ से जुड़ी हुई हैं। सबको पैसा भी कमाना है, तो एक उस कारण से भी सबको बहुत जल्दी है, सबको पॉपुलर होना है वहाँ पर। दैट इज़ माय आंसर। तो लेखन में बाज़ारवाद जो इतना बढ़ रहा है, ये सार हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं अर्थ जो है वो मायने रखता है। और बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं कि कुछ ऐसे लेखक भी हैं जिन्होंने पहली और दूसरी पुस्तक लिखी, उसके बाद अपना व्यवसाय छोड़ दिया और पूरी तरह से वो लेखन में आ गए। तो अब लेखन में वो अपनी रचनात्मकता तो दिखाते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो उनके अर्निंग का एक माध्यम भी होता है। शिरीष जी, आप एक पत्रकार रहे हैं और आपके पास ये ऑप्शन हमेशा रहा है कि आप अर्निंग कहीं और से करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी कहीं और पर भी दिखा सकते हैं। तो आपने लेखन ही क्यों चुना? क्योंकि वो एक ही माध्यम है, क्योंकि आप पत्रकारिता करते हैं और लेखन जो है आपका एक सबसे मजबूत पहलू है। लेखन इसलिए करता हूँ कि इसके अलावा कुछ आता नहीं। कोशिश भी करें तो भी नहीं होता है।
और ये आज की बात नहीं है, मतलब जब आप मध्यम वर्ग का जो लड़का होता है, एक बार अगर वो जिस मोड़ पे जाता है फिर लौट के आना उसके लिए मुश्किल होता है। तो 99 में मैं जब अपने गांव से क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो मध्यम वर्ग से है, इसलिए अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता अपने जीवन में। जैसे मैं 99 में निकला, और 99 में जब मैं अपने गांव से निकला और शहर आया और पत्रकारिता करी, और फिर बहुत जगह पे पत्रकारिता करता चला गया और बहुत जगह पे लेखन करता चला गया, तो वो मेरा लाइफ स्टाइल भी हो गया और मुझे वही आता है। अब बहुत मुश्किल होगा कि मैं दूसरी फील्ड पे जाऊं, क्योंकि आपकी जो आजीविका है वो भी है, आपका संघर्ष केवल सामाजिक संघर्ष नहीं, आर्थिक संघर्ष भी है, आपका घर और परिवार भी है। तो जहाँ तक मेरी बात है कि मैं लेखन ही क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं उसी लायक बचा तो इसीलिए लेखन करता हूँ। लेकिन लेखन में आपका जो है, आप उसमें भी कहीं ना कहीं जगह बना लेते हैं। जैसे कि आप बस में चढ़ते हैं और आपको जगह बनानी होती है, उसी तरह लेखन में भी जगह बनानी होती है। पत्रकारिता में मेरे पास कई विकल्प थे किस तरह की पत्रकारिता करूं, लेकिन मैंने हास्य वाली जो पत्रकारिता, वंचित समुदाय का जो पत्रकारिता, उसको चुना। और वो मेरा नेचर नहीं था, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्ग से था और एक ऐसे परिवार से था कि जिसने भूख को मतलब बहुत एहसास नहीं किया। लेकिन मैं जब दूसरी जगह गया और मैंने देखा बहुत गरीबी है, लाचारी है, भूख है, कुपोषण है, पलायन है, विस्थापन है, तो आप इमोशनल होते। एक तो होता है पत्रकारिता में कि आप डरते हैं कि आपको कोई मार ना दे, और एक होता है कि आपका वो नेचर ही नहीं, आपका नेचर गाय का है और आपको रोल दिया है शेर का, शिकार करने का। तो मेरा नेचर उस तरह का था नहीं, फिर भी मैंने इसी तरह की जर्नलिज्म चुनी, क्योंकि मुझे लगा कि इसी तरह की जर्नलिज्म चुननी चाहिए। तो ये जो बात थी हास्य की, तो मेरी दोनों किताबें, जो एक देश बारह दुनिया और नदी सिंदूरी, दोनों इसी तरह की किताबें हैं। एक किताब है एक देश बारह दुनिया, वो 20 साल का जो मेरा सफ़रनामा है, जहाँ मैं जगह जगह गया और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो किसी की मोटरसाइकिल पे, कहीं पे नाव पे, कहीं जो जीपें चलती हैं उन पे मैंने जर्नलिज्म करके किया। और जब मैं इसका टाइटल सोच रहा था कि क्या टाइटल दूँ, एक देश बारह दुनिया, तो मैंने कहा एक ही देश में कितनी दुनिया है। एक बस्तर की दुनिया है जहाँ खटिया उल्टा करके एक मरीज को लिटाया गया है और 10, 12, 15 किलोमीटर चले जा रहे हैं। और एक अलग तरह की दुनिया जहाँ 5 स्टार होटल है। एक है कि सोमालिया का देश एक ही जगह पर, और एक ही जगह पे न्यूयॉर्क है, यानी कि वो भारत और इंडिया वाला मुहावरा बहुत पीछे छूट गया। 12 रिपोर्टार्स हैं। एक ही समय में कितने भारत हैं, एक ही समय में कौन जी? हाँ, एक्चुअली ये 12 रिपोर्टार्स हैं। हाँ, 12 अलग अलग तस्वीरें हैं, हास्य से छोटे भारत की 12 अलग अलग तस्वीरें हैं। तो वो फिर मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा एक ही देश के अंदर कितनी तरह की दुनिया है। तो मैंने कहा कि मेरे पास 12 दुनिया है, तो फिर एक देश 12 दुनिया इस तरीके से किया। नदी सिंदूरी मेरी जो है वो थोड़ा और पहले की है, 90 की है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ सूख रही, तो हमारे गांव की नदियाँ भी सूख रही। जब मैं निकला था 99 में तो नदी ठीक थी और सड़क अच्छी थी। अभी सड़क बहुत अच्छी, नदी सूख गई है। तो मैंने कहा कि उस पीरियड पे लिखते हैं। और ज़्यादातर जो लिखा जा रहा है बड़े बड़े शहरों पे लिखा जा रहा है, बनारस पे, जबलपुर पे, बड़ी नदियों पे लिखा जा रहा है, बड़ी सभ्यताओं पे लिखा जा रहा है। मेरा फोकस ये रहा है कि जो इतिहास से छूट गया, जर्नलिज्म से छूट गया, उस पे लिखना। तो मैंने अपनी एक छोटी नदी के ऊपर मैंने बहुत सारी 13 कहानियाँ उसमें ली हैं, और उस तरह का मेरा अभी चल रहा है काम। जी, आपने अपने अनुभवों को कहानियों का रूप दिया है। जी। एक सवाल जो मुझे लगता है कि आप सभी लोग अगर देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी। बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ लेखन की, बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखन की। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, या कहें कि कौन सा तरीका है, कौन सा एलिमेंट है जो बेस्ट सेलिंग बुक्स के लिए ज़रूरी है, बेस्ट राइटिंग के लिए ज़रूरी है? बेस्ट राइटिंग तो देखिए ऐसा है कि सर्वश्रेष्ठ जैसा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। कोई चीज़ मतलब परफेक्ट नहीं रहती। बड़े से बड़ा कलाकार सोचता है कि अगर इसमें और थोड़ा होता तो बेहतर होता, मैक्सिमम। लेकिन ये है कि सबका अपना अपना होता है। मैंने जिस तरह की जर्नलिज्म, जिस तरह का लेखन को चुना वो मैं करता हूँ, और उसको मैं बेस्ट सेलिंग की बजाय एडवोकेसी कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को विचार आधारित लेखक मानता हूँ।
ये जरिया, किताब मतलब जरिया, किताब जो है वो लोगों तक पहुंचने का जरिया, अपने विचार तक पहुंचने का जरिया, और इससे मुझे कई सारे पाठक मिले। तो आपका यही है कि इसमें आप इसको बेस्ट सेलिंग की जगह मेरे से अगर कोई बात करता है तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने किताब की एडवोकेसी कर रहा हूँ। हर लेखक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मैं भी चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं होती कि एक राइटर होके मैं अपनी किताब की एडवोकेसी करता हूँ कि मेरी किताब पढ़ी जानी चाहिए और क्यों पढ़ी जानी चाहिए। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ। जहाँ तक अच्छे लेखन की बात है तो अच्छे लेखन हमेशा, जैसे प्रेमचंद ने भी कहा है कि यूँ तो आप हास्य का लेखन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो भाव पैदा नहीं करे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत करी एनजीओ के लिए, आंदोलन के लिए, लेकिन वो बात नहीं होती। साहित्य मतलब भाव पैदा करना, और साहित्य मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर विचार को आत्मसात कर दे। आज जैसे आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, तो हमें मतलब इसमें यही कहूँगा कि अच्छा राइटर बनने के लिए आपके पास कम से कम संविधान के मूल्य होना चाहिए। मतलब संविधान के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व, वो एक बहुत ज़रूरी है, और वो एक राइटर के अंदर आत्मसात होना चाहिए, पत्रकार के अंदर आत्मसात होने चाहिए ये गुण। मैं बिल्कुल आपके पास ही आ रही थी। नहीं, एक मिनट रुकिए, अभी ये क्वेश्चन मेन टॉपिक यही है, और ये क्वेश्चन बड़ा मार्मिक है। अगर ये बात समझ में आ गया तो बात हो जाएगी कि बेस्ट सेलिंग बुक होती क्या है और कैसे बेस्ट सेलिंग होगी। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। बेस्ट सेलिंग बुक के लिए 4-5 चीज़ है। क्या? भाषा वैसा लिखो कि वो कक्षा 2 का बच्चा भी समझ ले। भाषा बहुत सरल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, जो मेरे समझ में आया मेरी जो ये किताब है। एक बात। दूसरी बात यह है, इसमें रायता फैला दो। क्या फैला दो? रायता। हमने अपने इस किताब में इतना रायता फैलाया है, समझिए क्या है। जिसने मुझसे कुछ भी कहा, मैंने उसको सबका नाम डाला है। उन्होंने मुझसे मजाक किया था, उन्होंने मुझे हड़काया था, उन्होंने मुझे हंसाया था, उसको मैंने डांटा था। तो क्या हुआ जब सब दिस इज काइंड ऑफ मार्केटिंग। नहीं, बाजारवाद नहीं है, रुकिए। जब मैंने सबका नाम दे दिया तो मतलब जिसने मुझे जो सहयोग दिया था उसको मैंने क्रेडिट दिया, ग्रेटिट्यूड है, ये बाजारवाद नहीं है। और जब उसका नाम किताब में आ गया तो किताब वो बेचने लगा। क्या? वो हमारा, हम भी सेलर हो गए, वो भी सेलर हो गया, क्योंकि उसका भी नाम छपा है। दूसरी बात, ये सिखाया आप ही ने, बात मत करो, ठीक है। तीसरी बात, किताब की टाइटल जब हम लोग, देखिए ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, जब किताब की टाइटल डायनेमिक, ये नाम क्या होगा, तो ये डायनेमिक डीएम मेरे दिल के बड़े करीब था, ठीक है। इस देश को 3 ही आदमी चलाता है, पीएम और सीएम और तीसरा डीएम, तो वो डायनेमिक डीएम। तो ये मुझे हड़का रहे थे कि पब्लिशर छापेगा नहीं क्या। किताब लिखने में इन्हीं का योगदान है, लिखवाने में, तो कि वो पब्लिशर छापेगा नहीं, और लोग कहेंगे आपने तो अपना तारीफ कर ली, तुम तो बहुत बड़े घमंडी हो, अब हो डीएम और कह रहे हो हम डायनेमिक डीएम है, बात तो बड़ी मार्के की। तो फिर हम लोगों ने इस पर सबूत जुटाए, क्या कि क्यों हमने इसको डायनेमिक चुना, क्यों क्या किया, उसके बाकायदे हमने डायनेमिक डीएम नाम ही क्यों, इस पर हमने रीजन दी, सो दैट कोई ब्लेम ना आए। तीसरी बात, हम सभी लोग लिखने में झूठ फेंका फाकी में ज़्यादा माहौल बन गया है, प्रचार तंत्र, तो उससे लोगों का ट्रस्ट खराब हो गया है। क्या? मेरी ये किताब में अगर हमने ये कहा है कि नंदा सर को मैंने वहाँ बुलाया था, डॉक्टर HR नागेंद्र को मैं योगा में बांधा बुलाने के लिए उन्हें बुलाया था, डॉक्टर HR नागेंद्र साहब बंगलौर से आए थे और उन्होंने ये कहा, वो किया, ये किया, दिस किया, तो मैंने उसके सबूत लगाए। उस समय जो फोटो में छपा था, या इसमें कम से कम 200 सबूत लगे होंगे। हम लोग केवल नरेट करते हैं, हमने ये तीर मार दिया, वो मार दिया। तो जब तक आप सबूत नहीं देंगे किताब में, तब तक वो ना तो वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ना ट्रस्ट बनेगा, और जब ट्रस्ट नहीं बनेगा तो आपकी किताब नहीं चलेगी। एक ये इतना पॉइंट तो अब आइए इसके फोटो पे। इस फोटो के सेलेक्ट करने में बड़ा झगड़ा हुआ। क्या? ये जो फोटो है, इस फोटो को सेलेक्ट करने में 4 दिन लगे। जब हम इसका डायनेमिक डीएम नाम रख रहे हैं तो इन्होंने कहा वहाँ के बहुत सारे फ़ोटो भेजो, तो हम लोगों ने ये कि वो फ़ोटो भी डायनेमिक दिखे। तो मैं एक जगह गौशाला का निरीक्षण करने गया था और सबको हड़का रहा था, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वो फ़ोटो सेलेक्ट किया। तो किताब से उसकी टॉपिक की फ़ोटो की रिलेवेंसी बनाई।
अब ये इस किताब में केवल हीरालाल की आत्मा नहीं है, इसमें कम से कम 200 लोगों की आत्माएं बसी हैं और 200 आत्मा इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए ये बेस्ट सेलिंग हुआ। जो हमने किताब लिखी तब मुझे नहीं पता था बेस्ट सेलिंग होगी। तीसरी बात, अरे पहले अभी तो बेस्ट सेलिंग पे रुके हैं नहीं, हमारा मोटो चूंकि वो नहीं था, अभी उस पर भी बात करेंगे। तीसरी बात यह है कि मेरा नेटवर्क बहुत है। क्या है मेरा नेटवर्क? मैं ओपनली कहता हूं कि आई एम इक्वलेंट टू 3 IAS। आई एम इक्वलेंट टू 3 IAS। मेरी क्षमता 3 IAS के बराबर। मैं पब्लिकली हर फोरम पे बोलता हूं। 1 IAS से तो मैं क्या करता हूं, अपनी नौकरी चलाता हूं। दूसरे IAS से मैं सेवा करता हूं, मॉडल गांव चलाता हूं, गांव में जाता हूं, लोगों को खुशहाल बनाता हूं, लोगों को हंसाता हूं। और जो मेरा तीसरा IAS है उससे मैं पढ़ाई करता हूं, आर्टिकल लिखता हूं और किताब लिखता हूं, डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा नेटवर्क जो है, तो कहीं ये हमारा जो दोस्त है हीरालाल, इसने ये कौन सा डायनेमिक डीएम, तो सब लोगों ने खूब किताब खरीद के पढ़ी। ये लास्ट पॉइंट क्या है बेस्ट सेलिंग का, कि हाउ इट इज बेनिफिशियल, हाउ इट इज रिलेवेंट टू अदर्स। अगर ये आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, अगर ये नंदा साहब हमारे लिए उपयोगी ना हो, नंदा सर, तो मैं इनको नमस्ते करूंगा, जाएंगे सामने से नमस्ते नहीं करूंगा। और जिस उपयोगी हैं तो रोज पैर छूंगा, दुनिया इतनी मतलबी है। तो इसमें अगर आदमी का मतलब नहीं निकलेगा तो क्यों पढ़ेगा क्या? और इसमें हर आदमी का मतलब है। पानी बचाना है तो मेरी किताब पढ़ो, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा लो। अगर आपको माल न्यूट्रिशन हटाना है तो इसमें समाधान है। क्या आपको महिला उत्थान करना है तो मेरी किताब पढ़ो। आपको पेड़ बचाना है तो मेरी किताब पढ़ो। आपको क्लाइमेटिक चेंज एक्शन लीडर बनना है तो मेरी किताब पढ़ो, प्लास्टिक मुक्त बांधा। तो ये किताब सामाजिक समस्याओं का समाधान है, इसलिए लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो बेस्ट सेलिंग केवल एक फैक्टर पे काम नहीं करता जो मेरे समझ में आया। मैं जगत गुरु तो आप ही हैं, और ये किताब में मेरे हर किताब, और आपको ये बताएं, कभी लेखक को, पढ़े लिखे आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। IAS अफसर ज़्यादा कहता, मैं बहुत जानता हूँ, हमसे ज़्यादा कोई। मेरा स्टेनो नेगी है, ये जानते हैं, हम तीनों डिस्कस, वो मुझसे ये पास कर देते थे। वो कहता था नहीं ये शब्द गड़बड़ है, इसको ऐसे बदलो, तो हम इनको भी, ये भी आउट, मैं भी आउट, और एक मेरा स्टेनो इन होता था, उसके वर्ड लेते थे। क्या तो बेस्ट सेलिंग करने के लिए मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी किताब ये बेस्ट सेलिंग हो जाएगी, 3 भाषा में आ जाएगी। अब लोग मुझे कहते हैं अगली वाली कब लिखोगे? हमने कहा मैं बेवकूफ़ हूँ, जब मेरी अभी ये दौड़ रही है, चल रही, मैं अगली क्यों लिखूँगा? जब ये रुक जाएगी तब लिखूँगा, अभी क्यों लिख दूँ मैं? और ये बात सही है। तो मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए जो इवॉल्व हुआ है, हाउ टू मेक अ बेस्ट सेलिंग बुक। ये सभी लोग मुझसे कहते हैं हीरालाल की किताब बहुत बिक रही है, हीरालाल बहुत आगे चला गया, ये ऐसे क्या क्या। एक काम और मैं करता हूँ, जैसे मैंने कहा जो मेरा किताब पढ़ता है तो आप अपना उसके साथ फ़ोटो लिख के भेज दो। क्या तो जब वो फ़ोटो के साथ पढ़ते हुए या ऐसे उससे नज़ारा मिलाते हुए भेजता है तो मैं अपने ट्विटर पर रिट्वीट कर देता हूँ। अब बहुत खुश हो गया, एक IAS अफसर उसको रिट्वीट कर रहा है, अब वो 10 किताब लेके बांट देता है मेरा। क्या ऐसे कितने लोगों ने 100 किताब, 50 किताब लेके बांटे, और जो भी मेरा किताब पढ़ा वो उसने मुझे आज तक अप्रिसिएट ही किया। और एक काम और है, ये कनेक्ट बनाने का बहुत बड़ा साधन है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, ये प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ, 50 किताब मुझसे कहे 50 किताब खरीद ले, हमने कहा खरीद लो, हमें क्या दिक्कत है। तो वो मेरी किताब लेके वहाँ अधिक बिजनेस कर रहे हैं, हमारे जानने वाले हैं, गए और उनसे मिले, कहीं सर मैं आपको एक किताब भेंट करना चाहता हूँ। अब वो IPS अफसर हो, उसको हीरालाल का किताब भेंट कर रहे हैं, वो फ़ोटो भेज रहे हैं, हमें भेज रहे हैं। अब जब उसमें देखिए इसमें छिपा क्या है, जब वो किताब तो हीरालाल की भेंट कर रहे हैं और अपना बता रहे हीरालाल मेरे बहुत नज़दीक हैं, वो बिजनेस में धंधा कर लिया किताब से। तो बेस्ट सेलिंग के बहुत सारे माने हैं,
मेरा समय खत्म हो गया, मैं बहुत कुछ बोल सर सकता हूँ। आपने बड़े अच्छे टिप्स दिए हैं और इन सबको हम ध्यान में रखेंगे, और एक ही बार में आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं कि मैं अब मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं। लेकिन चलते चलते मैं कुछ और भी पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शिरीष जी उसका जवाब दें। आपने जैसे कि डायनामिक डीएम लिखा, आप डायनामिक डीएम हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी बेस्ट सेलिंग बुक के लिए उसमें किसी खास चेहरे का होना कितना ज़रूरी है, या ख़ास चेहरा होता है तो क्या किताब बेस्ट सेलिंग होती ही है? खास मतलब लेखक की उसके अंदर मैं की सेलिब्रिटीज़ character। की बात कर रही हूँ जिन्हें लोग पहचानते हैं और जिन्हें लोग घर घर में जानते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, फिल्म स्टार हो सकते हैं, ड्रामा करते हुए कलाकार हो सकते हैं, डांसर्स हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं। इसमें यही है कि जो मूलतः जो राइटर लेखक होता है उसका काम इन दिनों बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि बात वही होती है कि आपका जो चेहरा होता है, पहले बात तो ये होती है कि वो चेहरा का ही आप बहुत बड़ा एक अनुयायी होता है और वो फिर आपकी किताब आती तो उसको खरीदता है। पर मूलतः जो लेखक होता है उसको कोई जानता नहीं है, उसके पास एक ही विकल्प है और वो है बहुत अच्छा लेखन। और जो बहुत अच्छा लेखन करता है कई बार वो भी सफल या सार्थक होता है। उसकी वजह ये होती है कि अब वो सत्र बिल्कुल समापन की ओर है, आप लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, बस 2 मिनट की और बात है। अब जो दौर है वो एक इस तरह का दौर है कि पहले जो दौर था उसमें आपके संबंध होना जरूरी था एक साहित्यिक उसमें गोलबंदी में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली से दूर हूँ, मैं साहित्यकारों से दूर हूँ, उसके बाद भी किताब अगर हिट हो रही तो उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया में अगर आप बहुत अच्छी किताब है तो उसको लोग तारीफ़ करते हैं, और एक तारीफ़ करता है और 10 तारीफ़ करते हैं। तो मेरा भी एक तरह से काफ़ी संगठन बन गया है, और ये संगठन जो बना है, ये समूह का संगठन जो बना है वो सोशल मीडिया की वजह से बना है। तो मूलतः जो एक लेखक है अगर वो बहुत अच्छा लिख रहा है तो अब ज़रूरत नहीं कि संपादक से उसके कैसे संबंध है, आलोचक से उसके कैसे संबंध है, अन्य लेखकों से कैसे संबंध है। अब बात यह है कि अगर उसने बहुत अच्छा लिखा है और सोशल मीडिया पे पढ़ने वाले लोग हैं, उनके अपने ग्रुप हैं, और वो अगर उसको बार बार समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो वो हिट हो जाती है। तो वो जो एक मठाधीश वाली चीज़ थी वो सोशल मीडिया की वजह से कम हो रही धीरे धीरे, तो शिरीष जी खत्म भी हो सकता है। आपका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक चर्चित चेहरा हैं, अगर अमिताभ बच्चन किताब लाएंगे तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी, लेकिन दूसरा संस्करण अगर उसका आएगा और लेखन अच्छा नहीं है तो शायद वो किसी हाथ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो सिर्फ चेहरा, चर्चित चेहरा एक अच्छी किताब नहीं ला सकता है। और हम क्योंकि इस सत्र के समापन की ओर हैं और बहुत कुछ सीखा मैंने आप सभी से, और मुझे लगता है आप मंच के उधर जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। बड़े सारे टिप्स मिले हैं हम सभी राइटर्स को, और एक बड़ी अच्छी बात ये बताई आपने हीरालाल जी कि अगर आपका कंटेंट, आपका लेखन ज्ञानवर्धक है और उसके साथ साथ मनोरंजक भी है तो वो आपके हाथ तक ज़रूर पहुंचेगा। और उसके साथ अगर आपके जो सहयोगी हैं आप उन्हें उनका वो क्रेडिट भी देते हैं तो वो आपके दिल तक भी ज़रूर पहुंचेगा। सिर्फ उन सहयोगियों तक नहीं, उनसे मिलने वालों तक भी, और दूसरे जो लोग देख रहे हैं उन तक भी ये बात कन्वे होगी कि भाई किसी ने किसी की मदद की और वो आज भी उसका क्रेडिट देता है। बड़ी खूबसूरत बात ये आपसे सीखी, और ये एक सामाजिक बात है और हम सभी को अपनानी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के पास मौका है अगर 2 मिनट में कोई भी कुछ पूछना चाहे। हालांकि मुझे लगता है बहुत सारे टिप्स आपको मिल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। मैंने कहा ना कि सारे सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए, अब मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं बचा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। Thank you so much. Are there any questions from the audience? हेलो, जब गांव से हम लोग निकल के आते थे तो टोन का बहुत मायने शहर के लोग हम लोग को समझाते थे। अब डीएम साहब जैसे बात कर रहे हैं, अगर हम में से जो नॉर्मल 10वां 12वां का लड़का बात करे तो उसको बहुत ही बेइज्जती महसूस करवाते थे लोग।
लेकिन ये परिचय उन्होंने बदल दिया। अब गांव के लोग ऐसे बात करते हैं तो शहर के लोग अप्रिशिएट करते हैं मैं और माफ़ी उसको चाहूंगी, अपना मानते हैं। बीच में बोल रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी कि जब यहाँ पर आ जाता है व्यक्ति तो जो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है ना, वो स्टाइल बन जाता है। हाँ वही, लेकिन जो 10वीं 12वीं करके हमारे टाइम में जो बच्चे गए थे शहर, वो लोग बहुत झेले इस चीज़ों को, ये चीज़ों को बहुत झेले। जब भी हम लोग गांव से गए, बॉम्बे गए, दिल्ली गए, जहाँ भी गए। कोई सवाल आपका? बस यही बोल रहा हूँ, जो उन्होंने जैसा ये कर रहे हैं या आगे वाले जो अभी IAS ऑफिसर या जो बड़े बड़े लोग आ रहे और वो मदर टंग को पकड़ के बैठे हुए, वो हम लोग के लिए बहुत अप्रिसिएशन है। हीरालाल सर जो हैं एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ DM साहब को। हम अपने बच्चों को ये उदाहरण पेश कर सकते हैं, ये शान है हमारे देश की। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much for this amazing session. I am sure the audience had a great time. Now I would request Dr. Hira Lal and Mr. Umashankar Yadav to present the memento. उमा शंकर जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। मैत्री जी आ जाइए। Welcome to AILF 2023, and over here we have Mrs. Ranjana Yadav. Ma'am, how was your experience about AILF? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तीनों दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं। सबसे अच्छा माध्यम तो ये है कि लोगों से मिलना हो रहा है। आप जिनको पढ़ते हैं, जिनको आप ऑन स्क्रीन देखते हैं, और एक सपना होता है कि कभी इनसे मिलना होगा, आप यहाँ पर आकर उनसे मिल सकते हैं। और मैम, आपको कैसे लगता है कि AILF सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? कोई भी लिटरेचर फेस्टिवल जब हम करते हैं तो वो सिर्फ एक लिटरेचर को लेके काम नहीं करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके काम करता है, और जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमने यहाँ पर लेखन की बात की, अच्छे लेखन की बात की, कहानियाँ, कविताएं हुई, और उनके साथ ही साथ कुछ सेशन यहाँ पर थे जिसमें मैंने देखा कि हम मेडिटेशन पर बात कर रहे हैं, हम खुशियों की बात कर रहे हैं, हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं, एक प्रैक्टिस करने के तरीक़ों पर बात हो रही है, बाल साहित्य की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं बाल साहित्य जो है वो बच्चों के विकास से जुड़ा हुआ है। और एक जब अच्छा खिलता हुआ बचपन होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतर समाज, एक सुदृढ़ समाज हमें मिलता है। तो इस लिटरेचर फेस्टिवल की एक महत्वपूर्ण भागीदारी है हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए। Thank you, ma'am. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you. And over here we have Mr. Sagar. Let us ask some questions to him. सर, आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा AILF का? हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो कल से आया हुआ हूँ और कल से देख रहा हूँ कि जिस बेहतरीन तरीके से यहाँ के सांस्कृतिक माहौल को और जो सामाजिक मुद्दों को और संगीत, गीत, सबके ऊपर इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में मैं पहली बार आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि सांस्कृतिक रूप से इतना ये समृद्ध है कि हर तरह के प्रोग्राम इसमें शामिल हैं। जैसे आज मैं जब पहुँचा तो राजेंद्र गुप्ता जो सीनियर कलाकार हैं मैं उनकी बातें सुन रहा था, तो इतना उम्दा प्रोग्राम हो रहा है और उन्होंने इतना अच्छा बोला कि बस दिल खुश हो गया। और इसके बाद मेरा भी प्रोग्राम है, लगे हाथ इसके बाद शायद मेरा ही प्रोग्राम है, और कल भी मेरा था। कल
जो प्रोग्राम था वो ख़ास तौर से मेरे ऊपर ही उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था गागर में सागर, और जिसमें तमाम फिल्मी गीतों से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे और लोगों ने जिस तन्मयता से सुना इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you, sir. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।